नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन का 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए 2023 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन का वर्षफल 2023 के लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अब तक का जो पीरियड है वो आपके लिए किस प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं। मतलब अब जो करंट जो पीरियड चल रहा है उसके बारे में आपके अनुभव क्या है और उसके संदर्भ में विचार क्या है। और वो जो पीरियड है, मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है करंट पीरियड में, वो कौन से हैं और वो कब नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि करीबन नवंबर और दिसंबर में स्ट्रेस टेंशन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दो जो बातें हैं वो खास करके आप अनुभव कर रहे हो। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर आप दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तनावपूर्वक जो परिस्थितियां हैं वो आप फील कर रहे हो। उसी प्रकार आपके जो स्वास्थ्य के बारे में भी, हेल्थ इश्यूज भी आप अनुभव कर रहे हो। मतलब ये जो बात है वो करीबन नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा है। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि करीबन जनवरी के 14-15 तारीख के बाद का जो समय है इसमें ये जो भी स्ट्रेस है, मतलब आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपके स्वास्थ्य के मामले में, वो धीरे 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 नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो स्ट्रेस है वो करीबन जो कि नवंबर से, वैसे देखा जाए तो ये सितंबर से ही चालू है, लेकिन नवंबर से इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चिंता नहीं करना, करीबन मिड जनवरी के बाद, मतलब 14-15 जनवरी के बाद 2023 के, ये जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी महीनों में कम होती हुई नजर आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि में या फिर आपके लगन में जो भी बदलाव होने वाले उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि तुला लगन हम जानेंगे कैसे, क्योंकि अमूमन तौर पर हमें राशियां कौन सी होती है वो पता होती है, लेकिन लगन के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली या कुंडली पर यहाँ जो ल लिखा है, ल माने के लगन भाव, और लगन भाव को ही प्रथम भाव कहते हैं, वो यहाँ पर आता है। और यह जो खाना है, इस खाने में अगर 7 अंक है तो वो जो कुंडली है वो तुला लगन की है। मतलब हर एक राशि के लिए अलग अलग अंक दिए गए हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। और उसी प्रकार का जो जो भी अंक इस घर में आता है, इस खाने में आता है या फिर प्रथम भाव में आता है, वो उसी लगन की कुंडली कह जाती है। जैसे कि यह जो कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आपके लगन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, वो है शनि। हालांकि आप थोड़ा बहुत अचंभित हो सकते हो कि शनि जो हम पाप ग्रह, अशुभ ग्रह कहते हैं, लेकिन तुला लगन के लिए या फिर वृषभ लगन के लिए ये जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह केंद्र मतलब चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। तो महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र कौन स्थान का अधिपति होने के कारण जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। अब ये जो शनि है वो शनि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में ही भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 18 जनवरी के बाद यह जो शनि है, यह शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने, 2-3 साल में आपने देखा होगा कि जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज्यादा नहीं आ रहे। खास करके नई वास्तु लेना या फिर वास्तु के बारे में कुछ अच्छी बातें होना, मतलब वास्तु में रिनोवेशन होना, नई वास्तु लेना, या फिर वास्तु के बारे में कुछ अच्छी बातें आपने फेस की होगी। उसी प्रकार घर के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी मायने में नॉर्मल हो रहे हैं। तो वही जो बात है, जैसे ही ये अभी शनि आपके पंचम भाव में जाएगा तो इसके संदर्भ में भी बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। खास करके पैसों के मामले में, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसके जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे।
ये जो शनि है, ये शनि जनवरी के 18 तारीख के बाद ही आपके पंचम भाव में आएगा, और पंचम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करने के कारण इसके बहुत ही अच्छे फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपने अपने चतुर्थ भाव में जब शनि था, उसके संदर्भ में भी आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने नहीं देखे। अब देखिए, इससे भी ज्यादा मतलब अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो लास्ट करीबन 2-3 साल है, उससे अगर आप तुलना करते हैं शनि की भ्रमण की, तो ये जो शनि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामलों में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। और कई दफ़ा नई रिलेशनशिप भी आप बना सकते हो। मतलब अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप मतलब महिलाओं के बारे में ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है कि संतान के लिए ये जो शनि का भ्रमण या फिर 2023 किस प्रकार का होगा, संतान सुख के लिए, या फिर जो व्यक्ति संतान के बारे में, जो स्त्री वर्ग संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होगा, योग कारक हो सकता है। उसी प्रकार जिनके संतान है उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो संतान का सुख आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपने मन में ठाना है जो अचीव करने के मामले में, तो वो बातें जो है वो आपके लिए जो शनि है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद ये जो शनि है, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि है यह दिनांक 18 जून से लेकर 3 नवंबर तक का जो समय है इसमें ये वक्री हो जाएगा आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पर वक्री होने से बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होगा, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी मैंने अभी अच्छे जो गुण गिनवाए शनि के बारे में, जो भी आपको अनुभव मिलने वाले हैं उसमें थोड़ी बहुत न्यूनता आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर यह जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो लगन है, मतलब आपका तुला लगन है, इस तुला लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्र और ये जो गुरु है, दोनों जो ग्रह है वो परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसकी वजह से आपके लगन के लिए जो गुरु है वो नंबर 1 का अशुभ ग्रह कहा जाता है। नॉर्मली हम इसे शुभ ग्रह कहते हैं, लेकिन आपके लगन के लिए ये नंबर 1 का अशुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जो गुरु है वह आपके षष्ठ और तृतीय भाव का स्वामी है। अब ये जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, और दिनांक 12 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि गुरु के लिए ये जो षष्ठ भाव है वह शुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं माना जाता, और इसके कई जो परिणाम हैं वो आपने देखे होंगे। मतलब खास करके आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो नहीं हो रही थी, आपकी मेहनत, मतलब पिछले करीबन 7-8 महीने में आपने देखा होगा कि आपकी मेहनत काफी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बात हुई थी कि जो भी जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी हैं उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल रही थी, या फिर काम के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब भी मिल रही थी, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल नहीं थी। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस आपने देखा होगा। तो ये जो भ्रमण है गुरु का, जो कि दिनांक 12 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में मेष राशि में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यद्यपि गुरु आपके लगन के लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन गुरु के अपने कुछ शुभ परिणाम हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही ये गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो जो युवक युवतियां विवाह के विचार में है, सोच में है, तो उनके लिए जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब दिनांक 12 अप्रैल के बाद का जो समय है, जैसे गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो विवाह होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। विवाह योग के बारे में जो हम कहते हैं उसके चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। उसके जो परिणाम है वो आपको काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इसमें यह होगी कि
अगर मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले विवाह के बारे में मतलब जो बच्चे हैं, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बातें हैं वो आपके लिए हो सकती है। तो विवाह के बारे में जो भी गुरु जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जिनके ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं उनके लिए जो गुरु का भ्रमण है, छोटी मोटी बातों को लेकर आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन यह मूलतः अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए सप्तम भाव में शुभ फलदायी साबित होगा। ये गुरु जो है वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को या फिर लगन को देख रहा है, और नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो ये जो गुरु है वो आपको इजी लाभ देगा, मतलब मित्र परिवार है उनके साथ जो मतलब आपकी उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपका जो व्यक्तित्व है काफी अच्छा निकलेगा। इसके पहले आपने देखा होगा 7-8 महीने में कि जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो काम है वो पेंडिंग होते हुए नजर आ रहे थे और छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी बहुत निराशा आप में देखी जा रही थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो काम करने की जो तकनीक है या फिर जिसे हम लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो भी गुरु के जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि आपके लगन पर आ रही है, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार ये जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें जो कि पेंडिंग थी, नहीं हो रही थी, उसमें छोटी मोटी बातों के लेकर थोड़ी सी देरी हो रही थी, वो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। भाई बहनों से आपका जो रिश्ता है वो भी काफी फ्रूटफुल दिखता हुआ नजर आएगा। तो आप दोनों में जो मतलब इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, आप दोनों में जो भी तने हुए रिश्ते थे, मतलब खास करके आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 4-5 महीने में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तने हुए हैं। और जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा कि करीबन 15-16 तारीख मतलब जनवरी के, उसमें ये जो बात है उसी प्रकार से रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन गुरु जैसे ही अप्रैल के करीबन 12 अप्रैल के बाद वो जैसे आपके सप्तम भाव में आएगा तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस या फिर टेंशन या फिर जो परिस्थितियां जो काफी एक्सट्रीम लेवल तक गई है वो काफी महीनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। आप दोनों में जो प्यार है वो काफी अच्छे तरीके से देखा जाएगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। अब ये जो राहु ग्रह है, ये राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 नवंबर के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहां पर देखिए कैसे था कि राहु करीबन अब भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहां पर 2-3 बातें हैं उसके बारे में आपने ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। 2-3 अनुभव भी आपने लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें आपने एक सडन चेंज देखा होगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जो अपेक्षा है उनके बारे में, उनके जो विचार है उनके बारे में, मतलब उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन, आपसे उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन, ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा क्लैश हो रही थी। मतलब इसी वजह से जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे, मैंने जैसे अभी कहा कि 5-6 महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो जो राहु है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, इस वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके विचारों में आपने काफी ज्यादा बदलाव देखा होगा। लेकिन अब इसके बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो बातें जैसे गुरु आपके मतलब अप्रैल के बाद से जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके जो विचार है उनको अच्छी दिशा मिलती हुई नजर आएगी और उसकी वजह से थोड़े से जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं और सही दिशा में उनके जो विचार है वो दिखते हुए नजर आएंगे। इस वजह से जो राहु का भ्रमण है जो कि आपके सप्तम भाव में हो रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जैसे गुरु आपके सप्तम भाव में अप्रैल से वो आपके सप्तम भाव में जैसे आ जाएगा तो आप दोनों में जो प्रॉब्लम है काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो राहु का भ्रमण वैसे देखा जाए तो सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता जैसे कि आपने अनुभव किया है, लेकिन ये जो गुरु जो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गुरु और राहु की युति होने जा रही है, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। देखिए इसके ये जो शब्द है इस शब्द पे नहीं जाना और इसके सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालना, मतलब इसके जो
मतिदार्थ है उसे थोड़ा सा आप ध्यान में लीजिए, क्योंकि गुरु राहु या फिर चांडल योग जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से उस लेवल तक या फिर उस एक्सट्रीम लेवल तक उसके परिणाम नहीं मिलते। जब ऐसे जैसे कि यह जो गुरु राहु का जो योग है, युति योग है, वह दिनांक 27 मई को देखा जाएगा आपके सप्तम भाव में, और इसका जो प्रभाव है वो करीबन 22-23 मई से लेकर 28-29 मई तक आपके सप्तम भाव में देखा जाएगा। अब यहाँ पर खास करके अगर आप विवाहित हो तो आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और तकरार काफी बढ़ भी सकती है। तो ये जो 8-10 दिन है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आ सकती है और थोड़ी बढ़ भी सकती है। और खास करके ये जो बात है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। देखिए, जो राहु का भ्रमण होता है वो हमेशा मिसअंडरस्टैंड करता है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की बहुत बड़ी वजह नहीं है, छोटी सी वजह होती है जो कि बढ़ते 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 काफी बड़ी हो जाती है। और जैसे एक लिमिट के बाद आपको समझ में आ जाता है कि जिस वजह से जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो वजह कुछ भी नहीं थी। तो राहु जो है वो भ्रमित करता है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि जिस वजह से किसी भी कारणवश हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो कारण असल में नहीं होता। तो यही बात होती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो राहु, यद्यपि आपको जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत बड़े दिख रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर उस वजह से अगर आप कोई अलग से डिसीजन लेते हो तो वो थोड़ा सा आपके भविष्य के लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। अब ये जो राहु केतु है वो छेदन बिंदु है, जिसकी वजह से ये ग्रह नहीं माने जाते, और इसका जो भ्रमण होता है वो करीबन सेम ही होता है। जैसे कि राहु जैसे आपके षष्ठ भाव में दिनांक 28/11 या फिर 28 नवंबर को भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार केतु भी आपके लगन से आपके व्यय भाव में दिनांक 28 नवंबर के बाद भ्रमण कर रहा है। तो केतु के बारे में भी आपने देखा होगा कि आपका जो, देखिए आपका जो लगन है वो काफी बैलेंस लगन है। मतलब कहाँ पे, मतलब आपकी जो इमोशंस है वो काफी बैलेंस रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाते, आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो बीच का जो मार्ग होता है उसी से चलते हैं। लेकिन पिछले करीबन 7-8 महीने में आपने देखा होगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हो, जो आपका नेचर नहीं है। तो जो राहु है वो इसी वजह से जो बातें हैं वो करवा रहा है। और खास करके जो ग्रहण कालावधि, मतलब 2022 के जो भी ग्रहण होते हैं, जैसे कि 25 अक्टूबर को एक ग्रहण था, 8 नवंबर को एक ग्रहण था, उसके दरमियान भी आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ रहा है, कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है। लेकिन चिंता नहीं करना, जैसे कि जो गुरु आपके सप्तम भाव में आएगा उसकी दृष्टि भी आपके लगन पर आ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी मायने में नॉर्मल होगा, और आपका जो मैंने कहा कि थोड़ा संयमित आपका नेचर है उस प्रकार से वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी कहनी महत्वपूर्ण है कि मंगल केतु की जो युति है वो होने जा रही है दिनांक 5 अक्टूबर को आप ही के राशि में। तो ये इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन, मतलब मंगल केतु युति का जो प्रभाव होगा वो करीबन देखा जाएगा 2 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बात की कि आपको स्वयं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, आपके जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो इसके जो सीधा सीधा जो रिएक्शन है वो आपके वैवाहिक जोड़ीदार, वो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इस चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये जो मंगल, जो केतु का जो भ्रमण होगा वो काफी मायनों में, जैसे गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएगा अप्रैल के बाद, काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर एक जो बात है वो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आपके लिए जो 2023 का जो संपूर्ण साल है वो काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको लिए पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि जो शनि है, यद्यपि राहु केतु के बारे में थोड़े से निगेटिव बातें हैं, लेकिन जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपके कुंडली का जो राजयोग कारक ग्रह है वो स्वयं के राशि में आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी बात आपके लिए एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना भी उतना ही आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपकी जो संतान है उसके बारे में, पैसे के मामले में या फिर थोड़ा बहुत रिलेशनशिप के मामले में भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, मतलब जो धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसके जो 2 चरण है वो मकर राशि में आते हैं, और जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में आते हैं। अब ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो 7.5 में चल रहा है, तो यदि आपका तुला लगन और आपका यदि धनिष्ठा नक्षत्र है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। मतलब जो भी मैंने अभी फल गिनवाए उसमें काफी न्यूनता आ सकती है। आपको मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अगर लेते हो तो उसमें फंसने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। क्योंकि यद्यपि
जो शनि भ्रमण करेगा आपके चतुर्थ भाव में या फिर पंचम भाव में, अगर आपका चंद्रमा अगर यदि धनिष्ठा राशि स्वयं के राशि में यदि भी शनि है तो भी वो इफेक्ट देगा ही। तो इस जरिए इसको सामने रखते हुए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो फिर आपको ये जो साढ़े साथी अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र हो तो वो ज्यादा मायनों में अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो तुला लगन है उसके लिए ये जो शनि का भ्रमण है या फिर पूर्णतः जो वर्ष फल है उसके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2022 की अगर आप तुलना करें तो उससे भी कुछ अच्छे जो अनुभव है वो आपको 2023 में मिलेंगे और फिक्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इस साल के जो ग्रहण है उसके बारे में, क्योंकि ग्रहण होते हैं वो भी थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि दिनांक 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में। अब यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण है तो वहां पर राहु भी है, और तो मतलब वहां पर जो गुरु है वो भी होगा, लेकिन फिर भी जो ग्रहण है वो अफेक्ट करेगा आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर ये जो ग्रहण है वो 20 तारीख को होगा, और उसका जो परिणाम है उसके जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 18 करीबन 18 अप्रैल से लेकर 22-23 अप्रैल तक। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं वो ध्यान में लेना आवश्यक है। आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है और तनाव काफी बढ़ सकता है। और अगर आप दोनों में किसी वजह से पहले से ही कोई बड़े प्रॉब्लम है तो वो और भी ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, और भी ज्यादा उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन चीजों पर। उसी प्रकार दिनांक 5 मई को भी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। अब ये भी आपके सप्तम और लगन भाव से होगा। तो आपको स्वयं के जो इमोशंस है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। दिनांक 3 मई तक, मई से लेकर करीबन 7 मई तक का जो समय है उसमें जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 15 दिनों के अंदर ये जो दो ग्रहण है वो होने जा रहे हैं। और इसी प्रकार दोनों 2022 में भी आपने देखा होगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन और दिनांक 8 नवंबर को भी इसी प्रकार के ग्रहण जो है वो हो रहे थे। लेकिन दो ग्रहणों में थोड़ा अंतर है। वो जो ग्रहण थे तब भी जो ग्रह स्थिति है वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि जो 8 नवंबर का जो ग्रहण हुआ था वहां पर मंगल वक्री था। लेकिन ये जो दो ग्रहण होने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के बड़े बाकी के जो ग्रह योग है इसके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार इस साल के जो तीनों ग्रहण है, मतलब अक्टूबर में भी एक ग्रहण देखा जाएगा दिनांक 14 अक्टूबर को। जो ग्रहण होगा वो थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। तो दिनांक 11-12 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में ये जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। तो स्ट्रेस वो थोड़ा देगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के लोन लेना, कमिटमेंट करना, प्रॉमिस करना, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात करना, या फिर कहीं घूमने फिरने जाना, इन चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इन चीजों पर थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना होगा, मतलब ग्रहण कालावधि में। अब यह जो तीनों ग्रहण जो कि होने जा रहे हैं 2023 में, इसमें एक बात तो अच्छी है कि ये जो ग्रहण है वो भारत से दिखने नहीं वाले। इसको वजह से जो भी प्रभाव इसके होंगे वो काफी मायनों में कम होंगे। जैसे कि 2022 में आपने देखा कि जो भी ग्रहण थे वो भारत से दिखने वाले थे, और जो ग्रह स्थितियां थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी बाकी ग्रहों की। तो इस वजह से इसका जो प्रभाव है वो करीबन हर राशि पर देखा गया है। लेकिन ये जो ग्रहण जो होंगे इसके ये जो ग्रहण का पहले तो भारत से नहीं देखे जाएंगे, इसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला लगन के लिए ये जो 2023 का जो साल है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होने वाला है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।